नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया। व्हाट इज दैट? हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज एक बहुत ही नई चीज के बारे में बात करनी है। वैसे टेक्निकली नई नहीं है। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 2025। ये वॉशिंगटन का एक सबसे प्रोमिनेंट राइट विंग थिंक टैंक है और हेरिटेज फाउंडेशन, जिसके द्वारा ये प्रोजेक्ट 2025 बनाया गया था। इस लिहाज से, हालांकि इसके पहले भी रिपब्लिकन्स के समय में हेरिटेज फाउंडेशन ने काफी काम किया। एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है कि रिपब्लिकन्स की सरकार या राइट विंग सरकारों को कैसे चलना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क, उसका जो एक रोड मैप है, उसको इस प्रोजेक्ट 2025 ने बनाया। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस समय राष्ट्रपति की कैंपेन कर रहे थे, तो उस समय भी बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट 2025 का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने उसको डिनाई कर दिया। लेकिन अब चीजें धीरे धीरे वो जैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसको हम प्रोजेक्ट 2025 कहते हैं, वो अपने आप में ट्रंप सरकार का टूल किट बन गया है। चाहे वो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा हो, चाहे अबॉर्शन एंड फैमिली हो, चाहे फिर इमिग्रेशन का मामला क्यों ना हो, इन सारी चीजों को, जितने भी पॉलिसी मैटर्स हैं, वो इस डॉक्यूमेंट से उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप का ही नहीं है। राइट विंग सरकारें जो विश्व में जहां जहां पर राइट विंग इकोसिस्टम है, उसके लिए भी एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन का काम ये कर रहा है। यानी कि ये एक ऐसा टूल किट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तथाकथित रूप से इस्तेमाल करते हैं। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, वो तक इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये अपने आप में कितना डेंजरस डॉक्यूमेंट है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ पुष्पराज देश पांडे हैं, जो कि समृद्ध भारत फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, उसके डायरेक्टर हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उसके साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, लेखक है। और इन्होंने काफी इसका गहन अध्ययन किया है, पुष्पराज ने, इस प्रोजेक्ट 2025 का। और आज इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कितनी खतरनाक टूल किट है, जिसका शिकार प्रधानमंत्री मोदी और मिलोनी जैसे लोग भी हो गए हैं। आज आपका स्वागत है पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसको प्रोजेक्ट 2025 कहा जा रहा है, अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे, तो फिर ये कितना खतरनाक डॉक्यूमेंट है अपने आप में। नीलू जी, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात, ये जो आप पूछ रहे भारत के बारे में, उसके आने के पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट क्या है, फाउंडेशन क्या है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दूं। पहली बात, आज जो हो रहा है वेनेजुएला में, ग्रीनलैंड में, मेक्सिको, पनामा, दुनिया भर में जो हो रहा है, पैलेस्टाइन में, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, वो एक सोची समझी रणनीति के अनुसार हो रहा है। अगर आपने जो जिक्र किया था हेरिटेज फाउंडेशन के प्रोजेक्ट 2025 को पढ़ते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से अमेरिका को कह रहा है कि साम्राज्यवादी सिद्धांत स्थापित करे, जिसे आज हम लोग डॉनरो डॉक्ट्रिन की तरह जानते हैं, पब्लिकली आम जनता इसको इसी तरह जानते हैं। चीन और रूस को मुकाबला करे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संघियों से अमेरिका को बाहर निकाले, और तेल, खनिज, धातु जैसे अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों पर कब्जा करे, ताकि सप्लाई लाइन सुरक्षित करे। मतलब ये एक टूलकिट है जिसका पालन राष्ट्रपति ट्रंप एक गुड बॉय की तरह कर रहे हैं। उन्होंने ये पक्का किया है कि प्रोजेक्ट 2025 की हर सिफारिश यूएस के 2025 के राष्ट्रीय सुरक्षा डॉक्ट्रिन, यूएस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में शामिल हो। और ट्रंप की कैबिनेट में लगभग 70% सदस्य और प्रशासन के 50 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी उन संगठनों से है जिन्होंने प्रोजेक्ट 2025 बनाया था। तो आपको इसका महत्वपूर्ण समझ आ सकता है कि एक प्लान बना, उस प्लान को राष्ट्रपति ट्रंप का एक मोहरा बनाया, उसके साथ साथ एक कैबिनेट और उनके सीनियर वरिष्ठ अधिकारियों को तैयार कर दिया कि आपको इसी प्लान पे लागू करना है। अब ये हेरिटेज फाउंडेशन जो है, प्रोजेक्ट 2025 और हेरिटेज फाउंडेशन दोनों एक बड़े अंतरराष्ट्रीय वैचारिक एक्सेस का हिस्सा है, जिसमें कई संगठन और नेटवर्क शामिल है, जैसे कि हेरिटेज फाउंडेशन खुद, फिर इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक यूनियन है, स्टीव बैनन जो उनके पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे कि ट्रंप के पहले टर्म में, उनका संगठन द मूवमेंट है, नेशनल कंजर्वेटिविज्म कॉन्फ्रेंस, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस वगैरह। अब ये क्या कहते हैं, और ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वो राइट विंग नेताओं को, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मेलोनी, प्रधानमंत्री विक्टर ओब्रान, फिर रिफॉर्म पार्टी के जो नाइजल फराज है, एएफडी है,
गियर बिल्डर्स है नेदरलैंड्स में, इन सबको ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस की टूल किट देते हैं। ये सारे नेता मीडिया में एक दूसरे की को प्रोत्साहन देते हैं, मदद करते हैं, बढ़ोतरी देते हैं, और बिग टेक और अपने अपने सूट बूट दोस्तों को से मदद लेते हैं और उनको मदद देते हैं। तो ये एक साजिश है कि स्थायी सत्तावादी विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सोची समझी गई चाल है। मतलब जो राइट विंग, परमानेंट राइट विंग अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट सिस्टम बन जाए पूरी दुनिया में। और मतलब इस वजह से आप जानते हैं कि अमेरिका, भारत, इटली, हंगरी में दक्षिणपंथी सरकारें हैं, और यूके, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स वगैरह में बहुत मजबूत दावेदार है। आज आपको हैरानी होगी नीलू जी कि 90 से ज्यादा देशों में जो 72% दुनिया के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तानाशाही शासन से तहत है। कहने का तात्पर्य ये फिर से है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये सब सारे जो राइट विंग लीडर्स है एक टूल किट और साजिश के आधारित पे काम कर रहे हैं, जो हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। जी नीलू जी। लेकिन जो आपने बात कही कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी, मेलोनी, ये सब ये इस टूल किट को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो साम्राज्यवादी जो टेंडेंसीज इस समय डोनाल्ड ट्रंप में नजर आ रही हैं, तो क्या ये वजह है कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसका पालन राइट विंग सरकारें कर रही हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी भी है, तो क्या ये वजह है प्रधानमंत्री मोदी के चुप रहने की? नहीं, तो इसमें समझा दूं, हेरिटेज फाउंडेशन और बाकी जितनी संगठनों का मैंने जिक्र किया था, ये सारे संगठन मिलजुल कर अपने अपने देशों के लिए, अपने अपने राइट विंग लीडर्स के लिए टूल किट बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट 2025 अमेरिका राष्ट्रपति के लिए टूल किट है, यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। यहाँ इनका कुछ और होगा टूल किट, जिसका अभी तक हमको खुलासा नहीं हुआ है, इनकी लगातार मतलब जो जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि बेस्ट प्रैक्टिसेस उसकी ट्रेनिंग होती है मोदी जैसे नेताओं की या फिर मेलोनी जैसे लीडर्स की, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें एक्सप्लेन करिएगा, बिकॉज आई एम श्योर ऑडियंस इसमें काफी दिलचस्पी लेगा उसको समझने के लिए। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग, हाँ बोलिए बोलिए। ये जो आप कॉन्फ्रेंसेस का आप कोई भी जाके देख लीजिए, हालांकि इनके रेजोल्यूशंस पब्लिकली वो नहीं होते, लेकिन जो मूवमेंट है, स्टीव बैनर का मूवमेंट, या नेशनल कंजर्वेटिज्म कॉन्फ्रेंस है, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस है, इन सब में आप जाके देख लीजिए, राइट विंग के जो फ्यूचर लीडर्स है उनको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि सोशल मीडिया पे आप कैसे लोगों को गुमराह कर सकते हैं, आम जनता को कैसे भटका सकते हैं, आप कैसे मीडिया के ऊपर कैप्चर कर सकते हैं, आप संगठनों में जो सरकारी संगठन है उसमें आप कैसे अपने आप को इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, आप कैसे प्रगतिशील और परिपक्व जो संवैधानिक शक्तियां है अपने अपने राष्ट्रों में, आप उनको कैसे अंडरमाइन कर सकते हैं। आप जो प्रगतिशील नेता है जैसे राहुल गांधी है, ओबामा थे, फिर ये कियर स्टार्मर है यूके के, अन्य देशों में जो है उनको आप लार्स क्लिंगबेल है जर्मनी में, आप इनको कैसे पप्पू कह सकते हो, या इनको क्या आप किस तरह से आप इनको प्रताड़ित कर सकते हो, आप इनको ट्रोल कर सकते हो। शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं टेम्प्टेड हो रही हूँ पूछने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को पप्पू इसी प्रोजेक्ट 2025 की वजह से बोला गया? शत प्रतिशत आपको समझिए कि देखिए, आप जो ब्राजील में जो हुआ था, जो बोल्सोनारो राष्ट्रपति आए थे, उसके पहले जो घटनाएं घटी, मैं आपका उसको बस एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं जो ब्राजील में हुआ, मैं आज उसका वर्णन करता हूं, आपके दर्शक समझदार है, आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वर्णन मतलब खुद ब खुद आप बैकग्राउंड में रखिए। उधर एक अचानक बड़ी सी जो उस समय जिल्मा रूसेफ थी, वो उस समय उधर की राष्ट्रपति थी, जिल्मा रूसेफ के खिलाफ अचानक से एक मीडिया में हलबली मच गई कि ये भ्रष्ट है, ये बहुत सारा करप्शन कर रही है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को हमारे कॉम्प्रोमाइज कर रही है ब्राजील के लेके। फिर अचानक से एक एंटी करप्शन क्रूसेडर निकलता है, जो उनका एक जज था, फॉर्मर जज, जो रिपोर्ट पे रिपोर्ट लिखे जा रहा है कि इन्होंने इतने लाख अरबों का करप्शन किया है, इतने लोगों को उन्होंने घपला किया है, इनकी यहाँ ये प्रॉब्लम है, इनकी यहाँ प्रॉपर्टीज है, ये एसेट्स है, वगैरह वगैरह। विनोद राय का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ रहा है मैं किसके ऊपर इशारा कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अचानक से एक बाहर एक बड़ा सा मूवमेंट खड़ा हो जाता है, और पता नहीं कहां से लोग आ रहे हैं, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा सा मूवमेंट अभियान चलता है, सड़कों पे चल रहे, दंगे चल रहे, महीनों पर भूख हड़तालें हो रही है, वगैरह वगैरह। और अचानक इसमें एक नेता आता है, एक राइट विंग लीडर आता है, जो बोलता है कि मेरे पास, मैं ताकतवर नेता हूं, मेरे पास 56 इंच है, मैं देश को बचाऊंगा, राष्ट्र को आगे ले जाऊंगा, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम सबको पता है जेल बोल्सोनारो आ गए थे उधर। वही बात
कैसे इंडिया में दोहराई गई, वही बात अमेरिका में कैसे हुई, वही बात जो ब्रेग्जिट का वो हुआ था उसमें कैसे हुआ, अभियान जो चला ब्रेग्जिट का। आप समझ रहे हो, हम लोग इसको नापते नहीं है, लेकिन ये सब सिमिलर मूवमेंट्स रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये किसी कॉन्फ्रेंस में बैठ के टूल किट डायरी लेके एक दूसरे के साथ ट्यूशन ले रहे थे? खुद लीडर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं या लीडर्स के इर्द गिर्द एक सिस्टम बनाया जाता है जो कि उन लीडर्स को ट्रेन करता है? ये समझने की कोशिश दोनों होता है, दोनों होते हैं। लीडर्स के इधर गिधर जो सिस्टम है उनको अलग अलग लोगों जगहों पे भेजा जाता है और इनको प्रोत्साहन किया जाता है कि जो सरकारी अफसर है उनको आप लेके काम करो। अब आप समझिए, उस समय मैं अभी इस पे कोई मतलब मैं कोई डेफेमेशन केस आपके ऊपर या मुझ पर नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन उस समय से हमारे इंडिया में भारत के यूएन के कोरोन प्रतिनिधि थे, होम सेक्रेटरी कौन थे उधर उस समय, कैग कौन थे, हमारे जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, ये सब लोगों ने अचानक भाजपा की क्यों वाहवाकार करनी शुरू कर दी? आप समझ रहे हो, यही चीज ब्राजील में होती है, यही चीज अलग अलग जगहों पे होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, ये सिस्टम को कैसे कब्जा कर रहे, किस पर कैसे कब्जा कर रहे, कैसे लोग अंदर से अचानक भाजपा को मदद करने लगते हैं और फिर किस तरह से सरकार को मतलब ऑलमोस्ट 2014 में ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक क्रांति आई है। और ये आरएसएस भाजपा की बहुत पुरानी रणनीति रही है। उन्होंने 1900 जो इमरजेंसी के पहले हुआ था, जब संपूर्ण क्रांति मूवमेंट हुआ था, तब भी उन्होंने आह्वान दिया था सरकार आर्म फोर्सेस को कि आप म्यूटिनी करें। फिर से अभी वही हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये उनकी खुद की मंशा है, एक वैचारिक मंशा है कि इस तरह से काम करें। लेकिन ये जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दी गई है, ये एक नई चीज है जो 2010 के आसपास से शुरुआत हो रही है और उसका हमको दुष्परिणाम कई अभी देखने को आ रहा है। ये जो डॉक्यूमेंट अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, पुष्पराज, इस प्रोजेक्ट 2025 के बारे में भारत का मीडिया बहुत ज्यादा बात करता हुआ नजर नहीं आया। आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन टू पिक दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम लोगों ने ऑफ एंड ऑन सुनी होंगी चीजें। प्रेसिडेंट ट्रम्प के इलेक्शन के समय में अमेरिकन मीडिया में इसकी बहुत चर्चा थी। कमला हैरिस इसकी लेकर चर्चा करती थी, मुझे याद है, मैं पढ़ रही थी। तो उस समय अमेरिकन मीडिया इसको उठा रहा था, लेकिन इंडियन मीडिया इस पर क्यों शांत है, इस पर क्यों नहीं? एक आध मेंशन विवेकानंद फाउंडेशन का मैंने देखा है कि वो उसमें कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ आर्म फोर्सेस के लोग हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट के तहत है, ना कि उसको मीडिया चर्चा कर रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये एक शायद मेरी भी गलती है, हम सब की ये गलती है, जो भी प्रगतिशील ताकतें हैं, ये थोड़ा हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हमें अपने अपने जो रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और इसीलिए ये जो हम लोग सोचते ही नहीं है कि कोई ऐसी राजनीतिक दल होगी जो बाहर से इंटरफेरेंस को टॉलरेट करेगी, कोई ऐसे साजिश में शामिल होगी कि बाहर से लोगों को इनवाइट करेगी या उनसे प्रोत्साहन लेगी या मदद लेगी कि हमारे चुने हुए सरकार को गिराने की साजिश रचेगी। तो ये हम लोग सोचते नहीं, क्योंकि ये हम लोगों की रणनीति नहीं है, ये हमारी मंशा नहीं है कि हम लोग ऐसे करेंगे। हमारा हमेशा से ये रहा है, सरकार कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितनी भी भ्रष्ट क्यों ना हो, वो उस देश की जनता का प्रथम अधिकार है कि और कर्तव्य है कि उस सरकार को बदले। हम लोग कभी बाहर नहीं जाते मदद मांगने के लिए। अब लेकिन क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए वो लगातार विपक्ष के नेता पे उंगली उठाते हैं, भाजपा के लोग और उनके ट्रोल्स, क्योंकि उन्होंने खुद ये किया है। जब उन्होंने 2010, 11, 12, 13, 14 तक ये किया था, अब उन्हें लग रहा है कि बॉस, जब राहुल गांधी जी जा रहे हैं विदेश में किसी नेता से मिलने या विदेशी किसी सरकार से मिलने या किसी थिंक टैंक में बात करने या किसी यूनिवर्सिटी में बात करने, ये तो कोई भी करता है और ये बिल्कुल ही कोशर चीजें है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन इन्हें लग रहा है कि नहीं, कुछ और षड्यंत्र है, दाल में कुछ काला है, क्योंकि उनके खुद के मतलब घर साफ नहीं है ना। जी नीलू जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इनके बीजेपी या राइट विंग सिस्टम जो भारत का है उसने खुद ये चीजें पहले की थी, इसलिए उनको पता है और अब वो राहुल गांधी की हर विदेश ट्रिप पर वो इसी तरीके से शक करते हैं। या बिल्कुल। और राहुल गांधी जी ऐसे नहीं है। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है,
वो लगातार कहते हैं कि इनफैक्ट प्रदेश में भी आप देखिए, जब भी उनसे कोई पूछता है कि आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी में हम क्या कर सकते हैं, वो लगातार यही कहते हैं कि ये प्रॉब्लम भारत की समस्या है, ये समस्या इंडिया गठबंधन की है, कांग्रेस पार्टी के, हम खुद जनता के पास जाएंगे और जनता और हम खुद मिलकर तय करेंगे कि क्या लोकतांत्रिक सोल्यूशन होगा इसका। वो ये कभी नहीं कहते हैं कि बाहर से आइए मदद करो। अब ये डॉक्यूमेंट मैंने पूरा अभी मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, क्योंकि 900 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। मैं देख रही थी जब ये पूरी फाइल इसको मैंने खोल कर देखा, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, और किन किन इश्यूज पर डोनाल्ड ट्रंप आगे कैसे गवर्नेंस करेंगे वो है। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ना भी अपने आप में एक टास्क है, उसको समझना, अंडरलाइन करना चीजें, इट्स अ मैसिव टास्क। बट सवाल ये उठता है कि क्या ये जो मोदी जी की जो वोकैबुलरी है, या फिर अमित शाह की जो जितनी भी पॉलिटिकल वोकैबुलरी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिन शब्दों का चयन संसद के अंदर किया जाता है, जैसे चुन चुन के हम डिलीट करेंगे, और वोट चोरी की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की जो पूरी एक कवायद दिख रही है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, या फिर कोर्ट्स क्यों ना हो, ये सारी चीजें इसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट 2025 से निकल रही हैं? क्या ये पूरी उस टूल किट का हिस्सा है जिसका पालन मोदी और शाह साहब कर रहे हैं? नहीं, तो मैं फिर से दोहराता हूँ, जो राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं अमेरिका में, ये उस प्रोजेक्ट 2025 डॉक्ट्रिन से निकल रहा है। ये पूरी तरह से उन पर आधारित है, जो उधर हो रहा है अमेरिका में और वो जो कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये संदेह है, मेरा सिर्फ ये इशारा है कि वैसे ही एक डॉक्यूमेंट है, वैसे भी एक टूलकिट है, जिसके आधारित प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी और बाकी भाजपा के जो नेता है उसको फॉलो कर रहे हैं भारत के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अगर आप उसको देखें और यहाँ देखें तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज लग रही है, तो इससे ऑटोमेटिकली ये शक होता है कि ये कहाँ बना है डॉक्यूमेंट। तो जब आप इसको देखते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे बनाया है, हेरिटेज फाउंडेशन किस कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, क्लोज डोर कॉन्फ्रेंस में जाता है, और उसमें भाजपा आ रही है कि नहीं, फिर समझ आता है कि भाजपा भी आती है उधर, इजराइल की लिकुड पार्टी भी आ रही है, गियर विल्डर्स भी आ रहे हैं, यूके की रिफॉर्म पार्टी भी आ रही है। तो अगर ये सारे जो राइट विंग पार्टीज एक साथ आके सिमिलर चीजें कर रहे हैं, सिमिलर चीजें अचानक उसके बाद आके सिमिलर चीजें कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्लियरली कुछ दाल में काला है। तो मेरा आपने ये कहने का तात्पर्य है। हाँ, नहीं, मैं समझ गई। आपने कहा कि ट्रेनिंग भी होती है, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इसी डॉक्यूमेंट से लिया जाता है, जो कि मोदी जी और शाह साहब इसको करते हैं। तो इसको लेकर कुछ तो भारत में भी पॉइंट्स पर्संस होंगे। अब जैसे विवेकानंद फाउंडेशन इज वन ऑफ देम, जो मैंने अभी चेक किया कि वो ये काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट 2025 के बारे में बात भी कर रहा है। तो क्या अब हम ये समझें कि भारत के कितने राइट विंग थिंक टैंक्स हैं जो इस प्रोजेक्ट 2025 से जुड़े हुए हैं, और इसका सीधा सीधा इंस्पिरेशन इज प्रोजेक्ट 2025 फॉर द बीजेपी एंड द राइट विंग इकोसिस्टम इन इंडिया? देखिए, दो ही फाउंडेशंस है इंडिया में जो इस पे काम कर रहे हैं, एक विवेकानंद फाउंडेशन है और एक इंडिया फाउंडेशन है। अब विवेकानंद फाउंडेशन के कौन थे अध्यक्ष, और विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन का कौन अध्यक्ष थे, आप वो खुद देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप देखिए कि इंडिया फाउंडेशन के जो प्रमुख है राम माधव जी, वो कितने बार प्रदेश गए हैं, क्यों जाते हैं अचानक। इसके जो वो है, वो अजीत दोवल के बेटा है, वो क्यों जाते हैं लगातार, वो क्या काम कर रहे हैं। अब ये मतलब जनता समझदार है, ये जनता को तय करना है कि ये क्या हो रहा है। और अगर उनको लग रहा है कि हमारे सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस हो रही है, उनको लग रहा है कि जो हो रहा है लोकतंत्र के खिलाफ, जो संवैधानिक ढांचे के खिलाफ गलत है, तो इनको समझना चाहिए कि जहाँ से ये मदद ले रहे हैं, जहाँ से ये आइडियाज ले रहे हैं, ये मतलब क्लियर तौर पर फैशिस्ट फोर्सेस से ही ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मतलब देश की हित के लिए बिल्कुल ही गलत है। नहीं, लेकिन अब इसका काट क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका काट क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? अब जिस तरीके से राइट विंग इकोसिस्टम इतने क्लोज कोलैबोरेशन में काम करता है आज भारत में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, या फिर जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, आज वो इतनी क्लोजली कोलैबोरेट क्यों नहीं कर पाई? क्या ये एक बड़ी कमी नहीं रही कि हम उसको समझ नहीं पाए कि किस तरीके से ये राइट विंग इकोसिस्टम ग्लोबली फैल रहा था, और प्रोग्रेसिव फोर्सेस उसको समझ नहीं पाई, एंड मे बी दैट्स अ रीजन कांग्रेस आल्सो लैग बिहाइंड? मतलब थोड़ी देर लगी ये समझने में कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको याद होगा कि जब विपक्ष के नेता 2024 के चुनाव के पहले उनका व्यक्तिगत नेतृत्व था
और सहयोग था, मतलब उनके पर्सनल एफर्ट्स के कारण इंडिया अलायंस बना था। अब आप तब भी कई सारे लोग कह रहे थे कि इंडिया अलायंस की क्या जरूरत है, क्यों करेंगे, कैसे काम होगा वगैरह वगैरह, शिवसेना सेक्युलर फोर्सेस के साथ कैसे काम करेगी, टीएमसी सीपीआईएम के साथ कैसे काम करेगी, ऐसे अन्य प्रश्न पूछे गए थे उस समय, आपको याद होगा। जेडीयू कैसे काम करेगी, समाजवादी पार्टी कैसे काम करेगी कांग्रेस के साथ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो प्रगतिशील ताकतें देश में है, जो संवैधानिक ढांचे को लेकर मतलब चिंतित है, जो राजनीतिक दलों से परे है, सिविल सोसाइटी, अध्यापक, थिंक टैंक्स वगैरह वगैरह जो लोग हैं, वो सब भी चिंतित थे। इसलिए राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वो लोगों तक गए। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने बाहर से मदद नहीं ली, वो देश के लोगों के पास गए, भारत की जनता के पास गए कि हम सबको एकत्रित रहना है, हम सबको जुड़ना है, हम सबको उनसे विपरीत प्यार और स्नेह की लड़ाई लड़नी है। जैसे गांधी जी ने किया था, वैसे ही हम सबको इकट्ठा होके संवैधानिक ढांचे को बचाने की जरूरत है। तो राहुल गांधी शायद वो पहले नेता थे, वो उन्होंने शायद बात ये कही नहीं, लेकिन राहुल गांधी जो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने इसको समझा, इस भाजपा के टूलकिट को समझा, उस इडियोलॉजिकल एक्सेस को समझा, उसको परखा। उन्होंने समझा कि देखो ये जो हो रहा है इसका काट सिर्फ एक जवाब है, जनता के पास जाना। तो भारत जोड़ो यात्रा सबसे पहला स्ट्रैटेजी था। दूसरा स्ट्रैटेजी था इंडिया अलायंस बनाना। अब तीसरी स्ट्रैटेजी जो है वो है कि उनसे लगातार हर जगह पे उनको पुशबैक करना है, भाजपा को हर क्षेत्र में उनको पुशबैक करना है। और हम लोगों ने, आपने जो एक बात कही कि ये जो दुनिया भर की जो प्रगतिशील ताकतें थे, आपको याद होगा कि पिछले साल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक भारत समिट हुआ था। इसमें 107 से ज्यादा प्रगतिशील पार्टियां, जिसमें से लगभग 28 से 30 सरकार थी, वो सब लोग आए थे। भारत हैदराबाद में समिट हुआ था, वो सब आए थे, वो सब बात कर रहे थे कि ये जो टूलकिट बना हुआ है राइट विंग का, इसको हम लोगों की कैसे काउंटर करना है। और सब लोगों की यही बात थी कि हम लोग एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये राइट विंग फोर्सेस करते हैं, हम नहीं करेंगे। उस समय की भारत समिट हुई थी जो ये प्रोग्रेसिव फोर्सेस की, उसमें क्या ये प्रोजेक्ट 2025 के बारे में कोई मेंशन हुआ था? क्योंकि मैं भी वहां पर उस समय थी और लीडर्स ने, मतलब जिन जिन लोगों से हम लोगों ने बातचीत की थी, उन्होंने किसी ने प्रोजेक्ट 2025 का मेंशन एक्सक्लूसिवली या अलग से नहीं किया था। तो क्या उसके बारे में, प्रोजेक्ट 2025 को कैसे काउंटर करना है, क्या इसको लेकर बातचीत हुई थी? देखिए, प्रोजेक्ट 2025 शायद उसी समय निकल रहा था और उस समय ये बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि ये इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये इतना इसको रिलीजियसली इसको मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी को कोई मतलब शक नहीं था उस समय। आपको याद होगा अप्रैल 2000 उसमें हुआ था, 25 में ये कार्यक्रम हुआ था। उसके लगभग उसी के आसपास राष्ट्रपति ट्रंप जीते थे। आज एक साल के बाद, मतलब एक साल हुआ नहीं है लेकिन लगभग 8-9 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं। 10 महीने के बाद आपको आश्चर्य होगा, पीबीएस का एक ट्रैकर है, प्रोजेक्ट 2025 tracker.com करके है, आप देख लीजिए जाके। उसमें ये पता चलता है कि ये जो 902 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, उसका लगभग 50% जो रेकमेंड सिफारिशें थी वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं राष्ट्रपति ट्रंप। उस समय सिर्फ एक बड़ा सा गुब्बारा था, एक जुमला, हमको सबको लग रहा था कि ये जुमला है, कि ये प्लान है, ऐसे डॉक्यूमेंट है, लेकिन 50% ट्रंप ने इसको कह दिया था कि नहीं नहीं, वी आर नॉट फॉलोइंग एनी प्रोजेक्ट 2025। आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग दैट कैंपेन, मैंने अभी देखा, और जब उनसे जर्नलिस्ट ने, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था, तो ही कंप्लीटली डिस्क्रेडिटेड ऑल दैट। नहीं, वो तो उन्होंने बस हाथी के दांत खाने के दिखाने के कुछ और होते हैं, वो वही बात है। बिकॉज उन्होंने, देखिए, उनका 70% कैबिनेट प्रोजेक्ट 2025 के संगठनों से है। 50 से ज्यादा वरिष्ठ, मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप सीनियर जो ऑफिशियल्स है, लगभग आई थिंक 80 लोग है, उसमें से 50 लोग तो इसमें से है, प्रोजेक्ट 2025 के जो संगठन है उसमें से है। और खुद राष्ट्रपति ट्रंप उसको फॉलो कर रहे हैं। आप वेनेजुएला में देखिए क्या कर रहे हैं, ग्रीनलैंड में देखिए आप, मतलब मैं आपको समझाता हूँ नीलू जी, आप किसी को भी ये शक है कि ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप देखिए कि वेनेजुएला में जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व किया था, वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट 2025 में बताया गया प्लान के मतलब उसी से आधारित है। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। उसी डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, पनामा, ग्रीनलैंड और कनाडा, इन सब की बारी है, और ये सब आएंगे इसके बाद।
और सब में वेनेजुएला का टूल किट ही अमल किया जाएगा। और ये क्यों कर रहे हैं आप समझिए। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आर्कटिक शिपिंग लेन्स पर कब्जा करना है और तेल, गैस और मिनरल्स के जितने भी भंडार है उस पर उनको नियंत्रण रखना है, कब्जा रखना है। फिर एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो वेनेजुएला में किया है और डॉनरो डॉक्ट्रिन, पेट्रो डॉलर को फिर से मजबूत करने की एक कोशिश है। और फिर वो गैर डॉलर मुद्राओं में जो मतलब सेलिंग हो रही है वेनेजुएला से या सऊदी अरेबिया से, ये चीन से, उनको एक चेतावनी देने के लिए था। चीन, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ये सब सिप्स के बैंकिंग सिस्टम से में स्थानांतरित किए गए थे। और ब्रिक्स जहां जिसमें भारत भी शामिल है, वो लगातार कह रहा है कि गैर डॉलर करेंसीज के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब इन देशों को चेतावनी देना था और अमेरिका की जो पोजीशन है उनके डॉलर की, उनके सप्लाई लाइंस की, उनकी चोक लाइंस की, इसको फिर से स्थापित करने की एक पोजीशन है। अब वो प्रधानमंत्री मोदी से इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस टूल किट के ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे। उन्होंने अमेरिका, मतलब ये एक क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भाई साहब, मैं इस राइट विंग अलायंस में, राइट विंग इंटरनेशनल एक्सिस में मैं सबसे बड़ा नेता हूं और मैं जो कहूंगा उसको ये कहना है। लेकिन थैंकफुली प्रधानमंत्री मोदी, और ये मतलब एक चीज के लिए हम उनका थैंकफुल होना चाहिए कि उन्होंने पंडित नेहरू की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, एटलीस्ट एक बात उसकी उन्होंने बरकरार रखी कि हम लोग द्विदेशीय अरेंजमेंट्स जो बातचीत होती है उसमें थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं सहेंगे, मीडिएशन को नहीं सहेंगे। एटलीस्ट एक चीज पर उन्होंने नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया है। तो इसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप गुस्सा हो गए कि अरे इतनी कैसी जरूरत हुई तुम्हारी, अब मैं देखो कैसे करता हूँ। वो उनको गुड बॉय की तरह पुकार रहे हैं, जलील कर रहे हैं कि ये आए थे मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए मांग रहे थे वगैरह वगैरह। ये बेसिकली उनसे खफा है कि यू आर नॉट फॉलोइंग व्हाट आई हैव प्रिस्क्राइब फॉर यू। जी नीलू जी, ये बड़ी बहुत रोचक बातचीत है और आई थिंक इसको सबको समझना चाहिए कि आखिर ये प्रोजेक्ट 2025 और वो भी भारत के संदर्भ में ये क्या कुछ कर सकता है। लेकिन जो बात आपने कही, और मेरा बस आखिरी के एक दो सवाल और है कि आपने कहा कि प्रोजेक्ट 2025 का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मोदी जी ने फॉलो नहीं किया, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप खफा हो गए। अब जितने देश हैं, अगर वो ये प्रोजेक्ट 2025 के प्रिस्क्रिप्शन को नहीं मानते तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से सबसे खफा हो जाएंगे और अपने तरीके से दुनिया चलाने लगेंगे जैसे वो चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है? वो तो कर ही क्या रहे हैं करेंगे ना, मोदी वो तो जी कर ही जैसे रहे हैं। नेता? नहीं नहीं, लेकिन ये आयरनी नहीं है पुष्पराज की मोदी जी या फिर मिलोनी जैसे जो नेता इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करके उन्होंने अपना एक इकोसिस्टम बना लिया। आज वो उसी के शिकार हो गए, एक तरीके से पॉलिटिकल शिकार जिसको कहते हैं, पॉलिटिकली वो उसके शिकार हो गए। इंग्लिश में कहावत है कर्मा इज अ, मैं आगे बात खत्म नहीं करूंगा, लेकिन ये यही हुआ है इनके साथ। ये सब नाटक कर रहे थे इन्होंने, फिर से प्रोजेक्ट 2025 अमेरिका के लिए है। वो जिस फाउंडेशन और जिस नेटवर्क के आधारित पे, जिस प्लेटफॉर्म पे बना था, उसी प्लेटफॉर्म पे भाजपा ने और अपने अपने जो राइट विंग लीडर्स है अपने अपने उन्होंने टूल किट बनाए थे। लेकिन अब वो सब लेने के देने पड़ गए हैं, बिकॉज पावर में तो आ गए, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में जैसे आए हैं, वो एक बड़ी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है कि माइट इज राइट, जो मैं कहूंगा वही होना है। तो ये सब लोगों को मतलब बताया गया है कि यू आर सेकेंड रंग लीडर्स, आप मेरी तुलना मत करो। आप, वी आर नॉट, मतलब ये नहीं कह रहे राष्ट्रपति ट्रंप कि आई एम द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, नो, वो ये कह रहे हैं कि आप सब मेरे जूनियर पार्टनर हो। भले ही हम लोग राइट विंग लीडर्स है, लेकिन आप सब मेरे जूनियर पार्टनर्स हो। अब ये बात मोदी जी को कैसे, राहुल गांधी जी ने तालकटोरा स्टेडियम में कहा था ना कि गुब्बारे है, तो एक पंक्चर मार दिए इन्होंने और सब हवा निकल गई है। क्योंकि ये उन्होंने छाती ठोक ठोक कर कहा था कि 56 इंच छाती है, लाल आग दिखाऊंगा, मतलब देश के गद्दारों को, कई सारी चीजें कही थी। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी के कारण प्रधानमंत्री मोदी के, उन्होंने भारत को पूरी तरह से अनजान रखा है, उनको मतलब टोटली अनप्रिपेयर्ड रहा है। और इसका एक ही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने भारत को लगभग पूरी तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जोड़ने की रणनीतिक गलती की, जो अब हमें टैरिफ्स, ट्रेड डील नहीं कर रहे वो हमारे साथ, अपमानजनक बयान दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उससे। फिर एक रशिया सैंक्शनिंग बिल जो आएगी जिससे भारत पर
500% तक का सेकेंडरी टैरिफ लग जाएगा। फिर हमारी उन्होंने ईरान के साथ जो आयात है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स है, जो ईरान के सब 5वें नंबर पे हम लोग एक्सपोर्टर्स है उनके साथ, 1.6 या 7 बिलियन डॉलर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ईरान हमारे लिए सेंट्रल एशिया के लिए एक गेटवे है, एक दरवाजा है। ईरान हमारे साथ लगातार खड़ा रहता है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप। पुष्पराज, अगर आपको याद हो, बीजेपी का जो हर व्यक्ति है, जो भी चीजें कांग्रेस या फिर विपक्षी या लेफ्ट लिबरल्स जो करते हैं, तुरंत उनका एक शब्द आ जाता था कि ये देखिए लेफ्ट लिबरल टूल किट है, या फिर ये कांग्रेस का टूल किट है। टूल किट शब्द प्रचलन में ही आया जब ये आलोचनाएं शुरू हुई, लेकिन मैंने नहीं देखा कि प्रोग्रेसिव फोर्सेस ने इसको टूल किट शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हो। तो क्या अब ये समय नहीं आ गया कि इस प्रोजेक्ट 2025 टूल किट के बारे में अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में प्रोजेक्ट 2025 को लाना चाहिए, कांग्रेस जैसी पार्टियों को, प्रोग्रेसिव फोर्सेस को, ताकि लोगों को पता तो चले राइट विंग इकोसिस्टम की हकीकत क्या है। क्योंकि अभी तो आपने जो आइडिया दिया, आपकी वजह से मैंने बात करनी शुरू किया, वी आर गोइंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स टॉकिंग अबाउट इट, बट द पॉइंट इज कि क्या इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगी या नहीं बनाएंगी। आज लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट 2025 ये इतना डेंजरस है, जिसके तहत मोदी जी और शाह साहब जैसे लीडर्स की ट्रेनिंग हुई है, पूरे बीजेपी इकोसिस्टम की ट्रेनिंग इससे हुई है। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, आपके मतलब आपकी सलाह से मैं शायद इसको अभी जो भी मैंने बोला है, इसको मैं एक जरा आर्टिकल में लिख के 1-2 दिन में छाप दूंगा, शायद वायर या कोई जहां भेज के मैं छाप दूंगा, वो देखते हैं क्या कहते हैं। लेकिन यस, आप जो कह रहे हैं कि शायद प्रगतिशील ताकतों ने, इंडिया अलायंस ने इसको थोड़ा गैर से देखना पड़ेगा। हम इनके शुभ चिंतक है, हम लोग चाहते हैं कि जो ताकतें, जो संगठन और दल, राष्ट्रीय दल, मतलब राजनीतिक दल संविधान से प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, उस ढांचे को मतलब मजबूत रखना चाह रहे हैं, उनको हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि ये आप जरा ध्यान से रखिए और इस नैरेटिव को भी आप फैलाए, लोगों तक पहुंचे। और उसके साथ साथ आप जैसे मीडिया वाले लोग हैं, पब्लिक इंडिया है, कई और चैनल्स पे भी आप आते हैं, अगर आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचे और वो सब लोग एक एम्बेसडर की तरह ये लोगों का खुलासा दिखाए, कि भाजपा का खुलासा दिखाए कि क्या कर रही है भाजपा, तो शायद इसका मतलब कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ एक टूल किट हुआ और उस पर वो काम कर रहे हैं, ये शायद इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लेकिन उसके क्या परिणाम हो रहे हैं भारत पे, ये जानकर लोग बहुत ज्यादा आक्रोश, मतलब गुस्सा होंगे। क्योंकि आप देखिए, जो बीजेपी की जो अभी एक मिनट बस एक बात खत्म करने दीजिए कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को पूरी तरह से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जोड़ दिया है, राइट विंग पार्टीज के साथ जोड़ दिया है, और उसका हमको दुष्परिणाम दिख रहा है। अमेरिका के हमले ने भाजपा सरकार की सीमाओं, व्यापार और क्षेत्रीय प्रभाव के मामलों में चीन को बड़ी रियायत देने में मजबूर कर दिया है। बिना चीन की तरफ से कोई रियायत तो नहीं मिली है उनसे, और फिर लगातार भाजपा कूद कर चीनी डेलीगेशन से मिल रही है। जैसे कल वो मिले थे उनके, और आपको याद है उनके पार्टी ऑफिस में गए, आज आरएसएस से वो मिलने गए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो राष्ट्रीय हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और हमारे देखिए, ये देखते हुए कि अमेरिका और चीन दोनों का भारत पर लगातार प्रहार चल रहा है, भारत को दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। ये तो मतलब कॉमन सेंसिकल बात है। लेकिन बीजेपी सरकार ने हमारे सारे जो संबंध है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, मालदीव्स, इन सबके साथ संबंध बिगाड़ रखे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, मतलब इसके बजाय और भी देखिए, बीजेपी नेता छोटे मोटे राजनीतिक फायदे के लिए द्विपक्षीय मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देकर कटुनीतिक संबंधों को खराब कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में वो लगातार कर रहे हैं। फिर बीजेपी कटुनीति का अहम हिस्सा, मतलब जो डिप्लोमेटिक का हिस्सा है, अपने डिप्लोमेटिक सर्विसेज जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है, मैं बोल रहा हूँ 2006 से 8 में उन्होंने जो बैटिंग की है इंडिया के लिए, 1991 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस के समय उन्होंने जो भूमिका निभाई है कि हमारा मतलब पक्ष रखा जाए, हमारा राष्ट्रहित ठीक से संयम रखा है, बरकरार रखे, बढ़ोतरी हो उसमें, ये सब खारिज करके प्रधानमंत्री मोदी ने लॉबिंग फर्म्स और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी जैसे बीजेपी से जुड़े संगठनों को आउटसोर्स कर दिया है कटुनीति।
फिर बीजेपी ने पिछले 11 वर्षों में दिखावटी मतलब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, नॉट इवन बीजेपी, 11 वर्षों में दिखावटी विदेश नीति की है, जाके लोगों को झप्पी दो, झूलों के ऊपर झूलो, फिर बनावटी डायस्पोरा इवेंट किए हैं 10 लोगों को लाके, और ये सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है, 10 लोगों को लाके अपने सामने गरबा करो, नचवाओ, फोटो खींचो और बोलो कि डंका बज रहा है देश भर में, दुनिया भर में, और फिर क्लिक बेट जुमलों से काम करे कि A+B2C ऐसे का क्या मतलब ये चल रहा है? ये किसी परिपक्व स्टेट्समैन को शोभा देता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मोदी फिनोमेना इस प्रोजेक्ट 2025 के टूल किट को फॉलो करके बनाया गया था, आज उसी प्रोजेक्ट 2025 के टूल किट के जो प्रिस्क्रिप्शंस थे, आज मोदी जी जैसे नेताओं को उस टूल किट ने ध्वस्त कर दिया है। आज ये भी तो लोगों को समझाने की जरूरत है। देखिए, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन रहा है उनका, इसको अचानक एक दिन में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये राय दुरुस्त आए, 2019 के लिए समय है। अब ये जो लगातार करते रहेंगे लोग, 2029 आप कहते हैं, सॉरी 2029 के लिए समय है, और अब से 2029 तक बहुत सारे चुनाव है। तो अगर लोग जागरूक हो, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, अगर लोग जागरूक हो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करे, संगठित हो और ठीक से काम करे देश हित में, तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का भगवा जो वो कह रहे हैं कि सब जगह लहराएगा, ट्रिपल इंजन सरकार होगी, नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता ये ट्रिपल इंजन सरकार लगेगी। नहीं पुष्पा, लेकिन एक चीज और भी समझने की जरूरत है कि अगर हम प्रोजेक्ट 2025 को एक ऐसा टूल किट देख रहे हैं जो कि देश विरोधी है, एंटी नेशनल है, तो अब फिर बीजेपी, अगर हम इसके बारे में कोई बात करेगा, या जैसे आज आप और हम जैसे लोग बात कर रहे हैं इस पर, या कोई और लेफ्ट लिबरल या प्रोग्रेसिव फोर्सेस इसके बारे में बात करती है, तो फिर तो वो यही कहेंगे कि अरे ये सब तो एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं, हमारी तो सरकार सत्ता में है, आप लोग एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं। हम यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट 2025 वो एक एंटी नेशनल प्रोजेक्ट है एक तरीके से, जिसका फॉलो जिसको मोदी और शाह साहब जैसे लीडर्स फॉलो करते हैं। तो ये तो अब इसे क्या कहेंगे अंत में? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी। देखिए नीलू जी, ये उनकी मंशा है, ये उनकी भाषा है, मैं उसका नहीं उपयोग करूंगा। वो देशद्रोही हमें कहेंगे, वो एंटी नेशनल हमें कहेंगे, लेकिन देखिए ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए देश में। आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश का लोकतंत्र मतलब रहना चाहिए। ये जो हमारा विपक्ष दल जो है वो हमारा शत्रु है, ये तो प्रथा कभी नहीं मैंने देखी। इंदिरा गांधी जी से लेके पंडित नेहरू से लेके राजीव गांधी तक, यहाँ तक कि वाजपेयी तक, प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भी ये नहीं किया था, मनमोहन सिंह जी भी ने ये नहीं किया था कि यस हम दोनों के हम दोनों की नीतिगत मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग अपने अपने कोई खाना हाथ से खाता है, कोई चम्मच से खाता है, राइट, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से विपक्षियों के ऊपर अटैक किया जा रहा है या फिर जर्नलिस्ट के ऊपर, ये काम तो बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप भी करते हुए नजर नहीं आ रहे, हालांकि उन्होंने वही टूल फॉलो किया। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति ट्रंप इतना ही प्रहार कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी पे, मीडिया पे। आप उनके कोई भी ब्रीफिंग देख लीजिए, मतलब वो हमेशा कहते हैं कि फेक न्यूज, लगातार उनको डिसमिस करते हैं और कई सारी चीजें करती है। उनका जो आइस वो है संगठन उन्होंने खड़ी की है, जहां उन्होंने अलग अलग अपने सिटीज में वो भेजा है आइस और संगठन, जिससे वो लोग प्रगतिशील लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, त्रस्त कर रहे हैं। ये सिमिलर टूल किट है जो यहाँ हो रहा है, जो हमारे जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो राष्ट्र हित में काम करने वाले अध्यापक हो या एक्टिविस्ट हो या इवन पॉलिटिकल लीडर्स हो, जिस तरह से तंग किया जा रहा है यहाँ इंडिया में, वो वही यूएस में हो रहा है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ सिंपल एक चीज है कि वो लोग करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ब्लाइंडली उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम में और उनमें कुछ फर्क है। हम लोग वो करेंगे, वो राजनीति करेंगे नफरत की, हमें करनी है प्यार की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग जाके उनको वो करें, लेकिन हम महात्मा गांधी के वारिस है, पंडित नेहरू के वारिस है, सुभाष चंद्र बोस के वारिस है, सरदार पटेल के वारिस है। उन्होंने हमको आजादी दिलाई थी, अहिंसा, सत्य पिल। उन्होंने कभी ये टूल किट नहीं इस्तेमाल किया, उनका जो टूल किट।
बस मेरा आखिरी सवाल है प्रोजेक्ट 2025 को ही लेके, जिसके ऊपर हम पिछले ऑलमोस्ट 40 मिनट से बातें कर रहे हैं, कि अब अगर मोदी जी और शाह साहब के गवर्नेंस मॉडल को देखें और जिस तरीके की उनकी राजनीति है, प्रोजेक्ट 2025 के संदर्भ में आप अंत में क्या कहेंगे कि मोदी जी की ट्रेनिंग इससे हुई है या मोदी जी ने इस टूल किट को इस्तेमाल किया है, मोदी जी इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे? आज एक कॉमन मैन को अगर समझाना हो भारत के संदर्भ में अगर प्रोजेक्ट 2025, तो आप उसके लिए इसको कैसे समझाएंगे एक बहुत ही कॉमन मैन लैंग्वेज में? जी देखिए, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो एक सोची समझी गई साजिश थी कि दुनिया भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राष्ट्रों में एक राइट विंग गवर्नमेंट स्थापित हो, उसमें एक राइट विंग लीडर स्थापित हो जो बिग टेक और अब उनके उनके सूट बूट दोस्तों के साथ मदद करे, उनकी मदद ले और मदद दे, एक साथ इकट्ठा होके जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी, अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्डर था, जो अंतरराष्ट्रीय लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको सिस्टमैटिकली नष्ट कर दे। ये एक सोची समझी गई टूल किट थी, एक साजिश थी जो 2010, 11, 12 के आसपास उन्होंने तैयार की थी। अब क्या हो गया है कि उसके 15 साल हो गए हैं, लगभग 15 साल होने आ गए हैं। लगभग उस टूल किट का जितना भी आइडियाज थे, जितने भी उनके जो वैचारिक मुद्दे थे, वो सब अब धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होते गए हैं। अब इनके पास कोई नया आइडिया नहीं है। अब प्रगतिशील ताकत सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में जागरूक हो रहे हैं और ये सब लोग एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपके माध्यम से, पब्लिक इंडिया के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें, आप समझे कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ बना था, कौन कौन लोग उस कॉन्फ्रेंसेस में गए थे भाजपा की तरफ से। फिर आपको समझ आएगा कि हर देश में जो हो रहा है ये एक सिस्टमैटिक नियंत्रण प्लान की तरह लागू किया जा रहा है, इसका अमल किया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी कर रहे हैं, ये नहीं है कि जो लगातार कह रहे कि हमारे पास जनादेश है, हमारे पास 70% लोग हमारे साथ है, मजबूत है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इनके पास सिर्फ 10-15% लोग साथ है इनके पास। इन्होंने सिर्फ वो संगठन, सिर्फ वो संस्थाओं को कैप्चर किया है जिससे वो अपना वैचारिक एजेंडा भारत में थोप रहे हैं। तो आप बिल्कुल नाराज ना हो। मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश सरकार ने की थी, ये सबसे ज्यादा उन्होंने इसमें अमल किया है कि भारत को अलग अलग, भारत में विभाजन कर दो, ध्रुवीकरण कर दो, हिंदू मुस्लिम में बांट दो, नॉर्थ साउथ में बांट दो, बिहारी वर्सेस नॉन बिहारी बांट दो, मराठी वर्सेस नॉन मराठी बांट दो, अलग अलग उन्होंने ये किया है। और देश की जो पूरी संपत्ति है वो अपने सूट-बूट सरकारों को दे दे, दोस्तों को दे दे। तो ये एक सिंपल सा इनका एजेंडा है। इसमें हम लोगों को ये कोई एक बड़ा सा, हमें लग रहा है कि ये बड़ा सा राक्षस है, राक्षस नहीं है, ये गुब्बारा है। लेकिन अगर हम लोग पढ़े, जागरूक हो, इकट्ठा हो, एकत्र हो, तो फिर इसको एक बस पिन मारनी है, सब दूध का दूध निकल, पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लगता है आज के समय ये सिर्फ ये जो नेतृत्व, इसका जो नेतृत्व है, इस लड़ाई का नेतृत्व एक ही शीर्ष सेनापति है, वो राहुल गांधी जी, और वो लड़ रहे हैं लड़ाई। मुझे मतलब कोई दो राय नहीं है इसके बारे में कि राहुल गांधी जी इस लड़ाई को अपनी तरह से सिस्टमैटिकली लेते जा रहे हैं। तो मेरी अगर एक बात आपसे कहूं, यही होगी आपके माध्यम से कि आपके दर्शक ध्यान दें कि वो क्या कर रहे हैं और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, और आप अपना चॉइस कर लीजिए। बिल्कुल। तो ये प्रोजेक्ट 2025, मैं इसकी फिर से तस्वीर दिखा देती हूँ, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और इसके ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा भी गया है, लेकिन मीडिया इसके बारे में बात नहीं करेगा। उसके रीजंस आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं बात करेगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट 900 पेजेस का, 900 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है, इसको जरूर पढ़े और तब आपको फर्क समझ में आएगा कि मोदी जी और राहुल गांधी की जो राजनीति है उसमें फर्क क्यों नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।